हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के हैं, यानी सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके साथ जितने के 1000 होंगे वो हम डिस्कस इस सीरीज में करेंगे। ठीक है, एंड ये इसका पार्ट नंबर 27। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 131 क्वेश्चन। अब आप में से कोई अगर ये आज पहला लेक्चर देख रहे हैं डायरेक्टली तो आप पूछ सकते हैं कि 130 क्वेश्चंस कहाँ पे गए इससे पहले वाले। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस कहाँ पे गए, आपके पार्ट नंबर 1 to 26 में। ठीक है, पार्ट नंबर 1 to 26 में आपको फर्स्ट 130 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं उन लेक्चर्स को तो 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए वहां से जाके अच्छे से उन 130 क्वेश्चंस को कवर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। रिवर्स रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरीली टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, अब्सॉर्ब लिक्विडिटी, प्रोटेक्ट बैंक क्रेडिट, बिल्ड रिजर्व। अब ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, क्या है? रिवर्स रेपो रेट। हमेशा ना पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मोस्टली रेपो रेट से पूछेंगे कभी क्वेश्चन, या तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रिवर्स रेपो रेट से। और दिक्कत पता है क्या है, ये दोनों भी टॉपिक इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों के बीच में। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हमेशा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। उसका रीजन क्या है, दोनों भी कंसेप्ट ना एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट। जब भी दो चीजें एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है ना तो बहुत नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम दो चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए मैं आज के लेक्चर में क्या करूंगी, इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सीरीज में इस क्वेश्चन के बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, क्या रिक्वेस्ट करूंगी, एक छोटी सी मैं आपको टिप देती हूँ, दोनों को समझ लो लेकिन याद किसको रखना, एनी वन। या तो रेपो रेट को याद करो या तो रिवर्स रेपो रेट को याद करो, दोनों में से एक का मीनिंग याद रखना, बाकी कुछ मत याद रखो। ठीक है, दोनों में से किसी एक को। जैसे मैं जब पेपर के लिए तैयारी कर रही थी या अभी तक भी, मैं जब भी न्यूज में देखती हूँ या कुछ भी कहीं पे भी देखती हूँ तो मेरे को हमेशा क्या याद रहता है, मेरे को हमेशा रेपो रेट याद रहता है। रेपो रेट क्या है उसका मीनिंग मेरे को याद रहता है। फिर अगर कहीं पर मुझे न्यूज में रिवर्स रेपो रेट लगता है तो मैं उसका ऑपोजिट सोचती हूँ, रेपो रेट का ऑपोजिट सोचती हूँ। मैं कभी भी मीनिंग रेपो रेट का ही सोचती हूँ, लेकिन वो सोच के उसका ऑपोजिट सोचती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को आंसर किसका मिल जाता है, रिवर्स रेपो रेट का। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टिप है, आप भी यूज कर सकते हो। जब दो चीजों में हमेशा कंफ्यूजन बना रहे तो आप क्या करिएगा, दोनों चीजें समझिए बट किसी एक को याद रखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिसके थ्रू आप क्या करते हो, लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करते हो। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम समझते हैं रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तभी आपको ये आंसर समझेगा, है ना। चलिए देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। एक बार आज ये सारी पॉइंट समझ लीजिए, ट्रस्ट मी आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही है पेपर में, और आज के बाद कभी भी आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ टिप क्या है, दोनों में से एक चीज को याद रखो। ठीक है, सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं, है ना। रेपो रेट इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच मनी इज लेट the commercial bank by the central bank for short periods against collateral। ये क्या है, रेपो रेट एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसमें मनी कौन किसको देता है, कमर्शियल बैंक को मिलता है, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। यानी यहाँ पे पैसा कौन किसको दे रहे हैं, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रही है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसे ही कुछ हुआ जैसे हम तो जब लोन की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, राइट। वैसे ही अगर सोचो बैंक को लोन की जरूरत पड़े तो बैंक किसके पास जाएगी, तो बैंक अपने पापा के पास जाएगी। बैंक के पापा कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी अपना शॉर्ट टर्म का लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक को, वो रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट को आप इस एग्जाम्पल से याद रखिए कि जब हमको जरूरत होती है पैसों की, हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास। वैसे ही बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को अगर जरूरत होती है पैसों की तो वो किसके पास जाएंगे,
अपने पापा के पास। उनके पापा कौन है? आरबीआई है ना। सब बैंकिंग के पापा कौन है? आरबीआई है ना। आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक है, इसलिए वो किसके पास जाएंगे? अपने पापा के पास जाएंगे, अपनी सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे, रिजर्व बैंक के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। और वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन को किसके बदले में मिलता है? कुछ ना कुछ कोलैटरल, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी उनको रखनी पड़ती है और उसके अगेंस्ट में उनको लोन मिलता है। और लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। रेपो रेट का एग्जांपल पापा से याद रखिएगा, जो मैंने एग्जांपल दिया उससे बहुत इजीली ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में याद रह जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स ऑन द डिपॉजिट्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कमर्शियल बैंक्स को अगर अपने पास क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करना, ठीक है, तो वो क्या करेंगी? वो आरबीआई के पास जाएंगे। सिंपली बोलने के लिए क्या है यहाँ पे कि अगर समझो पापा को पैसों की जरूरत है, आरबीआई को पैसों की जरूरत है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलेगी कि आपके पास जो भी सरप्लस पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, वो आप क्या करो? मेरे को उधार पे दो और उसके बदले में जो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी वो होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट में कौन किसको पैसा देता है? पापा अपने बच्चों को देता है, यानी सेंट्रल बैंक बैंक्स को देती है ना। और रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स सेंट्रल बैंक को देती है। ठीक है, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट सिंपली क्या होता है? जब भी आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई सब बैंक्स को बोलेगी, कमर्शियल बैंक्स को, कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा फंड्स है, सरप्लस फंड्स है, वो लेके आ जाओ मेरे पास और मेरे को वो पैसे शॉर्ट टाइम के लिए दे दो लोन के तौर पे, और उसके अगेंस्ट में मैं आपको क्या दूंगा? एक इंटरेस्ट दूंगा। वो इंटरेस्ट का नाम क्या है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आई होप दोनों का मीनिंग क्लियर है। ठीक है, अब सीधी बात है, रेपो रेट क्यों यूज किया जाता है? इट इज अ रेट एट विच लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड इनटू द इकोनॉमी। सीधी बात है, जब मुझे पैसा इकोनॉमी में डालना है तो मैं क्या करूंगी? रेपो रेट को यूज करूंगी। कैसे? सोच के देखो, रेपो रेट का मतलब क्या था कि बैंक्स को क्या करना है? बैंक्स को पैसों की जरूरत है ना। बैंक्स को पैसों की जरूरत है तो वो अपने पापा के पास जाके लोन लेके आ रहे हैं, और बैंक्स क्या करेंगी? वो लोन लेके बैंक के अपने जेब में रख देगी क्या? नहीं, वो बैंक क्या करेगी? हमको लोन देगी, है ना। हमको लोन देगी यानी हमारे पास तो पैसा आ गया ना, हमारी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। इसको इस एग्जांपल से याद रख सकते हो कि हमें पैसों की जरूरत थी, हम किसके पास गए? बैंक के पास। बैंक के पास भी नहीं थे तो बैंक ने क्या किया? आरबीआई के पास गई, तो आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया बैंक को वो था रेपो रेट, और उस रेपो रेट के मदद से जो उनको लोन मिला, उस लोन के दम पे ही अब बैंक्स क्या करती है? मार्केट में, इकोनॉमी में अगर उनको लिक्विडिटी बढ़ानी है तो बैंक्स क्या करती है? रेपो रेट के थ्रू लिक्विडिटी बढ़ा देती है। ठीक है, एंड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, अगर मुझे लिक्विडिटी कम करनी है, अब्सॉर्ब करनी है मार्केट से, तो क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगर मुझे लिक्विडिटी खत्म करनी है, मार्केट से पैसा खींचना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं बैंक्स को बोलूंगी अपने एक्स्ट्रा पैसे, भाई लोगों को लोन मत बांटो, मेरे को दे दो, आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसे अपने आके जमा कर दो, ऑटोमेटिकली लोगों को लोन ही नहीं मिलेगा, लोगों को लोन ही नहीं मिलेगा, यानी मार्केट से पैसा अब्सॉर्ब हो गया, है ना। और यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमसे क्या पूछा था? इज अ टूल प्राइमरीली रिवर्स रेपो रेट किसके लिए होता है? इंजेक्ट लिक्विडिटी की अब्सॉर्ब लिक्विडिटी। सीधी बात है, रिवर्स है ना, रिवर्स करना है यानी मेरे को अब्सॉर्ब करना है लिक्विडिटी को, खत्म करना है लिक्विडिटी को मार्केट से, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे रिवर्स रेपो रेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रेपो रेट क्यों यूज किया जाता है? इंजेक्ट करना है लिक्विडिटी को, यानी अगर फंड्स की कमी है तो मैं इंजेक्ट करूंगी, अगर फंड्स ज्यादा है तो उसको अब्सॉर्ब करेंगे रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, है ना। यहाँ पे रेट कैसा रहता है? रेपो रेट हमेशा हाई रहता है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा लो रहता है। ठीक है, रेपो रेट के थ्रू हम क्या कंट्रोल करेंगे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, है ना। और यहाँ पे हम किसको कंट्रोल करते हैं? मनी सप्लाई को। सीधी बात है, मुझे अगर मार्केट से पैसा गुम करना है या कम करना है, यानी मैं मनी सप्लाई को कम कर रही हूँ रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, है ना। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनसे क्वेश्चन पूछा जाए इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई से, या हो सकता है
मीनिंग से क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ दोनों समझिए अभी के लिए, लेकिन आप क्या करना, आप दोनों में से एक को याद रखना अच्छे से। चार्ज ऑन, ये किसके ऊपर चार्ज होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट के ऊपर। ये किसके ऊपर चार्ज होता है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है, रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट के ऊपर। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इट विल मेक कमर्शियल बैंक्स बोरो लेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट। सीधी सी बात है, रेपो रेट में क्या हो रहा है, कौन किसको पैसा दे रहा है, सेंट्रल बैंक दे रही है, किसको, कमर्शियल बैंक्स को दे रही है। तो सीधी बात है, कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगी, कम पैसा बोरो करेंगी, क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऐसे ही थोड़ी पैसा दे देगी, हाई इंटरेस्ट रेट पे देगी ना, हाई इंटरेस्ट रेट पे देगी। तो सीधी बात है, जब सोचो आपको भी वैसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो आप ज्यादा पैसा उठाओगे क्या बैंक से, नहीं उठाओगे। वैसे ही हमारी जो कमर्शियल बैंक है वो भी तो कमर्शियल है ना, पैसा कमाने बैठी है, तो वो लोग ज्यादा सेंट्रल बैंक से पैसा कमाएंगे, पैसा देने की करेंगी क्या, उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की करेंगी क्या, नहीं करेंगी। तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेस होता है हमेशा बोरो करने का पैसा, क्यों, क्योंकि हमें उतना इंटरेस्ट उस पे पे करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे सीधी बात है, आपको क्या मिलेगा, इट एनकरेजेस कमर्शियल बैंक टू ट्रांसफर मोर मनी टू द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, अगर कमर्शियल बैंक्स में चाहूँ एज एन आरबीआई कि कमर्शियल बैंक्स मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे अपने डिपॉजिट करे, तो सीधी बात है मुझे उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ताकि वो क्या करे, अपने एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास आके डिपॉजिट करे, ठीक है। Taking loans from RBI will become cheaper for the bank। सीधी बात है, बैंक्स को अगर लोन चाहिए तो आरबीआई से रेपो रेट के थ्रू लोन ले लेंगी और तो लोन सस्ते पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स क्या करेंगी, पैसा इन्वेस्ट करेंगी ज्यादा बेटर एवेन्यूज में, है ना, ठीक है। आई होप डिफरेंस क्लियर है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है। रेपो रेट सिंपली मीन्स, मैं हमेशा रेपो रेट याद रखती थी, आपकी मर्जी, अब आप दोनों में से क्या याद रखते हो। अगर मेरे को याद रखना हो ना तो मैं कैसे याद रखती थी, रेपो रेट मतलब मेरे को पैसे चाहिए, मैं किसके पास जाऊंगी, बैंक के पास, बैंक को पैसे नहीं है तो बैंक किसके पास जाएगी, अपने पापा के पास, यानी आरबीआई के पास। तो जब बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, पैसा लेती है किससे, अपने पापा से, यानी अपनी सेंट्रल बैंक से, अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्यों लिया जाता है, ताकि मार्केट में और पैसा इंजेक्ट कर सके। साथ ही साथ रेपो रेट में जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा हाई होता है। और रेपो रेट क्यों किया जाता है, क्योंकि मार्केट में फंड्स की कमी है, लोन बांटने के लिए बैंक्स को दिक्कत हो रही है, तो बैंक्स क्या करेंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उठाएंगी रेपो रेट के थ्रू, है ना। और यहाँ इसके वजह से क्या होता है, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर पाएगी, लोगों को बांट पाएगी, सिंपल, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, अब आपको समझ में आया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, अच्छे से डिटेल में, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 132 क्वेश्चन। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट से हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स whose objects or consideration are unlawful are void। void मतलब होता है कैंसिल, void मतलब होता है कैंसिल। क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऑब्जेक्ट्स या कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट्स या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, मतलब जैसे सपोज आप में और मेरे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मेरे को क्या करोगे, ड्रग्स बेचोगे, तो यहाँ पे जो चीज बेची जा रही है, जो ऑब्जेक्ट बेचा जा रहा है वो अनलॉफुल है ना, कानूनी तौर पे ड्रग्स बेचना तो क्या है, इलीगल है। तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, यानी कैंसिल्ड माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट, है ना, ये स्टेटमेंट तो राइट है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन को कट गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नहीं भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ना। और इसका दूसरा एग्जांपल पकड़ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स whose consideration are unlawful are void। कंसीडरेशन अनलॉफुल मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में देखो हमेशा कंसीडरेशन होता है, कंसीडरेशन मतलब कुछ ना कुछ आपको मिलता है। सपोज आप मेरे को कोई चीज बेच रहे हो तो उसके अगेंस्ट में मैं आपको उसके पैसे भी तो दूंगी ना, है ना। तो से फॉर एग्जांपल आप मेरे को क्या कर रहे हो, आप मेरे को से फॉर एग्जांपल चेयर्स बेच रहे हो और उसके बदले में मैं आपको क्या दे रही हूँ, उसके बदले में सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको ड्रग्स देने वाली हूँ, तो आपकी कंसीडरेशन क्या है, आपको ड्रग्स है। आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऑब्जेक्ट के बदले में आपको क्या मिल रहा है, आपको पैसे नहीं मिलके मैं आपको ड्रग्स दे रही हूँ, तो वो कंसीडरेशन ही कैसे हो गई, अनलॉफुल हो गई, इलीगल हो गई। तो यानी वो कैसा हो जाएगा, वो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होता है, कैंसिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही हिसाब से, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या चाहे वो कंसीडरेशन, अगर दोनों में से कुछ भी अनलॉफुल है, इलीगल है, तो वो चीज वॉइड हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा।
तो ये स्टेटमेंट तो राइट है। सेकेंड देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, यानी जो लीगल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट, वो हमेशा कैसा रहता है, वॉइड रहता है, कैंसिल रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है ना। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जाके, जैसे सपोज हमारे कानून में लिखा गया है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, है ना, तो आप किसी का मर्डर लेने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैसे है, वॉइड है ना, है ना। तो यहाँ पे आप मर्डर का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, है ना, कि आपने क्या किया, जो लीगल प्रोसीडिंग है, हमारे कानून क्या बोलता है, इंडिया का कानून क्या बोलता है कि भाई आप मर्डर नहीं कर सकते हो किसी का, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो यानी आप कानून के अगेंस्ट में जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है, कैंसिलेबल होता है। यानी ये स्टेटमेंट भी राइट है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों राइट है ना। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 133 क्वेश्चन, X and Y are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner with 1/5 share in the profits. Calculate the new profit sharing ratio. हमसे क्या पूछे, न्यू PSR पूछे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछे। अब ऐसे टाइप के सम्स ना मैंने आपको बहुत कराए हैं आपकी अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट, ठीक है, अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऐसे टाइप के सम्स आपको एक हमेशा पेपर में पूछा जाता है, न्यू PSR निकालो, कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो, ऐसे 3-4 टॉपिक्स हैं जिसमें हमेशा क्वेश्चन बनता है पार्टनरशिप से। अभी तो मैं ये सम सॉल्व करा रही हूँ नो डाउट, बट आपको अगर डिटेल में इन सम्स को समझना है अच्छे से तो आप क्या करना, आप अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके देख लीजिए, आपको ये सारे सम्स वहां पे मिल जाएंगे। सम्स ऑन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सम्स ऑन सैक्रिफाइस रेशियो, सम्स ऑन गेन रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सारे टॉपिक्स वहां पे मैंने कवर किए हैं डिटेल में सम्स के साथ, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सम को स्टार्ट करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे, वो हम सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओल्ड PSR, है ना, सबसे पहले तो हमारा क्या है, सबसे पहले तो हमारा ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:2, है ना। और न्यू शेयर कितने हैं, न्यू शेयर कितने हैं, 1/5। न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 1/5 था ना, है ना। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/5, है ना। 1 क्या होता है, बेस होता है, ये मैंने आपको सम्स में समझाया था, अगर आपको याद हो, जिसने मेरे अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखे होंगे तो उनको समझ रहा होगा। ये 1 क्या है, 1 हमारा बेस है, माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/5, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। कौन है ये 3 लोग, X, Y और Z, है ना। चलो निकालते हैं। X न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, X का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/3 + 2, तो डिनोमिनेटर 5 इनटू, ये क्या है, बैलेंस, बैलेंस कितना है इनका, 4/5, तो 3/5 इंटू 4/5, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25। ठीक है भाई, ऐसे ही Y का निकालेंगे, Y इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, Y का ओल्ड रेशियो कितना है, 2, है ना, बाय 5 इनटू, उसका रिमेनिंग शेयर कितना है, 4/5, 2 4 जा 8, 5 5 जा 25, है ना। तो आ गया 12 8, है ना, 2 जन का आ गया। अब सिर्फ कौन बचा, Z, है ना, अब सिर्फ कौन बचा, Z,
Z's न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Z का न्यू शेयर कितना था 1/5 है ना, और मेरे को इन दोनों का डिनोमिनेटर मिल चुका है, क्या है 25 इंटू 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 25 आंसर आएगा नीचे डिनोमिनेटर 5 से, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 1 5 जा 5 तो आंसर आ गया, और आंसर क्या हो जाएगा 12:8:5 है ना, और यही था हमारा आंसर, पीछे भी देखो 12:8:5। ठीक है, बहुत इजी सम था, बहुत ही बेसिक टाइप का सम था, और ऐसे सम्स मैंने आपको कराए हैं। अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ट्रस्ट मी, अगर जिसको ये सब नहीं समझा है ना यहाँ पे, आप जाइए, अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसके सारे लेक्चर्स देख डालिए। ट्रस्ट मी, आपको ऐसे टाइप के सम बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि ये सम सच में उतने इजी हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा है कि आपको, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार में शायद आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप डेली देखेंगे, एक दो बार देखेंगे इन सम्स को, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मैंने ये सम्स में क्या करा है और कितने इजी है इन सम्स को सॉल्व करना। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं वो भी क्लियर है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 12:8:5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 134th क्वेश्चन, सपोज अ कस्टमर who purchases only 2 goods is making a utility maximizing choice, then the price of one of the goods decreases, what will happen? बोलते हैं कस्टमर है जो हमेशा सिर्फ 2 गुड्स ही परचेज करते हैं, और वो 2 गुड्स परचेज करने की वजह से ना उसकी जो यूटिलिटी है वो सबसे मैक्सिमम है, यानी उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सबसे मैक्सिमम होता है, लेकिन अचानक से एक गुड्स की प्राइस कम हो जाती है। 2 गुड्स खरीदता था, सपोज वो खरीदता था, से फॉर एग्जाम्पल सॉक्स खरीदता था, और से फॉर एग्जाम्पल पेन खरीदता था। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कस्टमर है जो सॉक्स और पेन खरीदता था। अब उसने क्या किया, अचानक से एक गुड्स की प्राइस कम हो गई, अचानक से पेन की प्राइस कम हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर विल इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर पेन की प्राइस घट गई तो पहले वो जितने में पेन खरीदता था अभी कम में खरीदेगा, तो कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, तो जहां जहां पे फर्स्ट है उसको रहने दो, बाकी ऑप्शंस को काट दो, है ना। अब बाकी चेक करते हैं, द कंज्यूमर्स टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज, कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी जो है, जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा, सीधी बात है, उसका प्राइस कम हो गया, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे भी बच रहे हैं, जिससे वो और कुछ भी खरीद सकता है, या और एक्स्ट्रा स्टॉक्स खरीद सकता है, तो सीधी बात है उसकी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगी, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, तो ये कट गया। अब मुझे सिर्फ क्या चेक करना है, बी या डी में से क्या आंसर, उसके लिए हमको थर्ड स्टेटमेंट भी चेक करना पड़ेगा। द कंज्यूमर्स मनी इनकम विल इंक्रीज, मनी की इनकम कहीं से बढ़ रही है क्या, नहीं, पैसे थोड़ी बढ़ गए, पैसे क्या रियल में बढ़े क्या, अगर पहले वो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए खर्च करता था, तो आज भी वो 100 रुपए ही खर्च कर रहे, लेकिन पेन सस्ती हो गई, पैसे थोड़ी उसके बढ़ गए हैं, वो तो पेन सस्ती होने की वजह से उसको लग रहा है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, रियल में उसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे आए हैं क्या, नहीं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर 2 गुड्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं आपको, और उसमें से अगर एक गुड्स की भी प्राइस कम हो गई, तो आपकी ओवरऑल परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन पैसे तो आपके पास फिर भी उतने ही रहते हैं, उसकी इनकम कभी भी आपकी बढ़ती नहीं। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर आप सिर्फ अपना सेंटेंस के हिसाब से लॉजिक लगाते थे ना, तो भी आपका काम हो जाता था। आपको इसके लिए इकोनॉमिक्स भी अगर नहीं भी आता था ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझते हैं ये क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स नहीं आता है, तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके ना इकोनॉमिक्स को देखिए। मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक्स कराए हैं, यूटिलिटी और ये सब चीजें कराई हैं मैंने आपको, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कराया है, फिर आपका इंडिफरेंस का कराया है, ये टॉपिक उससे रिलेटेड है इनडायरेक्ट, है ना। तो आप अगर उनको दोनों टॉपिक्स को देख लेंगे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट से, तो आपका काम बन जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 135th क्वेश्चन, अब यहाँ पे अलग अलग थियरीज दी है और उनके इकोनॉमिक्स दी है, और ये क्वेश्चन ना हमेशा आता है, पक्का एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी इन थियरीज को ना लर्न ही कर लीजिए, रट लीजिए इन थियरीज को, क्योंकि इन थियरीज से हर बार पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही। जैसे मैंने लर्न कर लिया था, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसने दी थी, एडम स्मिथ ने, क्यों, ए है ना, यानी फर्स्ट का तो डी है, फर्स्ट का तो डी है, तो यहाँ से ही आंसर बन गया, क्योंकि बाकी किसी में तो डी है ही,
है ना, तो बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जिसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी किसने दी थी, एडम स्मिथ। फैक्टर एंडोनमेंट थियरी किसने दी थी, हेक्सचर एंड ओलिन। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थियरी किसने दी थी, माइकल पोर्टर। और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी किसने दी थी, डेविड रिकार्डो। ठीक है, सॉरी, हाँ, इन दोनों में से कुछ एक जगह पे बी आना चाहिए था, इन दोनों में से कुछ एक गलत है ना। कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी किसने दी थी, एक बार आप इन दोनों में से एक जगह पे सी नहीं आना चाहिए, एक जगह पे गलती से सी लिखा है, मे बी में से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना। सो इन दोनों में से एक जगह पे कोई मिस्टेक हुई है। हाँ, कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी डेविड रिकार्डो नहीं दी थी, यानी इधर बी आना चाहिए सी की जगह। सो यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सी नहीं बी होना चाहिए था। ठीक है, सो अदरवाइज तो मैच पूरा राइट। सो थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और समझ में आया। सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है इन लेक्चर से। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।